हेलो, वेलकम टू आवर चैनल टेक से उड़ाना ऑफिशियल। मैं गौरव बांगा लिनक्स फॉर डेवऑप्स पार्ट 6 डे 6 की वीडियो लेके आ चुका हूँ। और आज इस वीडियो में हम काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जो कि है नेटवर्किंग। तो नेटवर्किंग बेसिकली खुद में एक बहुत वास्ट टॉपिक है। अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं या जॉब की वेबसाइट पर जाके देखते हैं तो आपको अलग अलग प्रोफाइल्स, अलग अलग जॉब रोल मिल जाएंगे नेटवर्किंग से रिलेटेड। जैसे डेवऑप्स इंजीनियर जॉब है, क्लाउड इंजीनियर जॉब रोल है, क्लाउड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट जॉब रोल है, ठीक है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जॉब रोल है। वैसे ही नेटवर्क इंजीनियर, नेटवर्क स्पेशलिस्ट, ये जॉब रोल आपको मिलेंगे। काफ़ी अच्छे पैकेजेस प्रोवाइड करते हैं नेटवर्क इंजीनियर्स, नेटवर्क स्पेशलिस्ट। और कुछ लोग ऐसे होंगे भी जो ऑलरेडी एज अ नेटवर्किंग में काम कर रहे होंगे क्लाउड के अंदर। सो बेसिकली वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो में थोड़ा सा सीरियसनेस दिखाना, क्योंकि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी ये वीडियो। ठीक है, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि इसमें कवर होंगे और नेटवर्किंग के अंदर कमांड्स भी आएंगी, कुछ सेशन होंगे थ्योरी बेस, वो ज़रूरी भी हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने कवर की है इस वीडियो के अंदर, वो उसको होने के बाद हम बेसिकली कमांड्स पे शिफ्ट करेंगे, कमांड्स पे आएंगे। ठीक है, तो 3-4 सेशन होंगे, उसमें कुछ थ्योरी बेस होंगे और लास्ट सेशन कमांड के लिए होगा। तो थोड़ा सा सीरियस होके इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। और आपके लिए बेनिफिशियल ही रहेगा, आपके इंटरव्यू पर्पस से, इंटरव्यू प्रोस्पेक्ट से लेके देखा जाए तो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, या फिर एज अ ऑन साइट अब जब काम कर रहे हो एज अ डेवऑप्स इंजीनियर, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है आज का। तो वीडियो शुरुआत करते हैं, चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर। तो आप लोगों को मेरी स्क्रीन विजिबल होगी। लिनक्स फॉर डेवऑप्स पार्ट 6 नेटवर्किंग। तो सबसे पहले देखते हैं नेटवर्किंग होता क्या है। जब सिस्टम आपस में कम्युनिकेट करते हैं, कनेक्ट करते हैं ओवर ए नेटवर्क, एक नेटवर्क के अंदर में, एक नेटवर्क के अंदर सिक्योर, रिलायबल और एफिशिएंटली, सिक्योर रिलायबल तरीके से, एफिशिएंटली कनेक्ट करते हैं ओवर ए नेटवर्क, एक नेटवर्क के अंदर, ठीक है, एक नेटवर्क के जरिए। ठीक है, तो वो नेटवर्किंग कहलाता है, नेटवर्किंग बोलते हैं उसे। ठीक है, वो ऐप्स भी हो सकते हैं, सर्वर्स हो सकते हैं, सर्विसेज हो सकती हैं, कंटेनर्स हो सकते हैं, जो मैंने बात की थी शुरुआत में क्लाइंट और सर्वर की। तो अब हम उसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे भी। एक क्लाइंट, जब क्लाइंट मशीन, एक क्लाइंट सिस्टम जब कनेक्ट करने की कोशिश करता है एक सर्वर सिस्टम से ओवर ए नेटवर्क, सिक्योर, रिलायबल और एफिशिएंटली, तो उसको हम नेटवर्किंग बोलते हैं। अब वो कैसे करता है, ठीक है, वो हम आगे देखते हैं। नेटवर्किंग के अंदर क्या क्या चीज़ें हम आएंगी वो हम एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नेटवर्किंग का टॉपिक आता है वर्किंग ऑफ डीएनएस लोड बैलेंसर। डीएनएस मतलब डोमेन नेम सर्वर। ठीक है, और लोड बैलेंसर क्या होता है? लोड बैलेंसर मतलब, लोड बैलेंसर क्या काम करता है बेसिकली, जब भी क्लाइंट मशीन, जब भी कोई क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजती है किसी चीज़ को, किसी सर्विस को एक्सेस करने के लिए सर्वर पे, ठीक है, तो सर्वर, अब जैसे देखो AWS है, GCP है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर है, वहाँ पे मल्टीपल सर्वर, मल्टीपल मशीन्स, मल्टीपल सिस्टम्स होंगे जहाँ पे डेटा होगा। ऐसा तो है नहीं कि एक सिस्टम होगा, उसमें इतनी रैम होगी, इतना हार्ड डिस्क होगा, इतनी SSD होगी और वो CPU होगा इतना और वो चल जाएगा। मल्टीपल्स लाइन से सिस्टम्स लगे होंगे, लाइन से आपका सर्वर्स होंगे, वहाँ पे मशीन्स होंगी। तो नोड 1 होगा, नोड 2, नोड 3, नोड 1 एंड नोड 4, नोड 5 एंड सो ऑन। तो बेसिकली किस क्लाइंट को किस नोड से सर्विस देनी है, वो काम आपका लोड बैलेंसर करता है। ठीक है, तो जैसे कि आपको दिख भी रहा होगा इसके अंदर, ये कुछ क्लाइंट मशीन है, क्लाइंट सिस्टम है, ठीक है, जो कि रिक्वेस्ट भेज रही है। ठीक है, कोई किस वेबसाइट को एक्सेस करना चाहता होगा, कोई किसी वेबसाइट को एक्सेस करना चाहता है। मान लो google.com को एक्सेस करना चाहता है क्लाइंट सिस्टम। ठीक है, तो अब इसने रिक्वेस्ट भेजी, इसने रिक्वेस्ट भेजी, इसने रिक्वेस्ट भेजी। अब पहला सिस्टम जो है, अब लोड बैलेंसर पे आई रिक्वेस्ट, लोड बैलेंसर वो देखेगा कि कुछ अप्रोचेज होती हैं। ठीक है, ज़्यादातर जो यूज़ की जाती है, मेन जो फेमस है राउंड रॉबिन अप्रोच का यूज़ करते ज़्यादातर जो फेमस है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, 1 by 1 रिक्वेस्ट आपकी भेजी जाती है कि पहली जो रिक्वेस्ट आई वो पहले नोड पे चली गई, दूसरे क्लाइंट से जो रिक्वेस्ट आई वो दूसरे नोड पे चली गई, तीसरे क्लाइंट से जो रिक्वेस्ट आई वो तीसरे पे चली गई,
और अगर 3 ही नोड है तो चौथे से जो आई वो फिर पहले पे, फिर पांचवे से जो आई फिर वो दूसरे पे, और जो छठे से आई वो तीसरे पे, ऐसे वो सॉन चलता रहता है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्क्रीन पे चलते हैं। तो अब इससे पहले हम देखें तो आप कोई भी यूआरएल बेसिकली कोई भी वेबसाइट, कोई भी वेब सर्वर, कोई भी डोमेन अगर टाइप करते हैं, जैसे कि google.com टाइप करते हैं, जैसे अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हो यहाँ पे, अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो google.com अगर आप टाइप करते हो तो google.com टाइप करने के बाद आपकी स्क्रीन पे आपके जो किसी भी ब्राउज़र में, मान लो गूगल क्रोम में आपने टाइप किया, या माइक्रोसॉफ्ट में टाइप किया, या दूसरे याहू में टाइप किया google.com वैसे तो ऑलरेडी ओपन रहता है, बट आपने टाइप किया, टाइप करने के बाद या youtube.com या कुछ भी टाइप किया, कहने का मतलब है कि आपने एक डोमेन ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं और वो डोमेन आपका ओपन हो गया। अब उस डोमेन डिस्प्ले होने के बाद, वो वेबसाइट ओपन होने के बाद, ठीक है, वो उसके पीछे बैकग्राउंड में क्या क्या चल रहा है, ठीक है, जैसे वो वेबसाइट ओपन हुई, ओपन होने में विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ मिली सेकेंड्स वो ओपन हो जाती है, या सेकेंड्स में वो ओपन हो जाती है, बट बैकग्राउंड में क्या क्या सर्विसेज चली जिसकी वजह से वो ओपन, जो आपको नहीं दिखाई दी, ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे अभी। तो देखिए, व्हाट हैपन व्हेन यू टाइप अ वेबसाइट इनटू योर वेब ब्राउजर। क्या होता है वेबसाइट टाइप करने के बाद, मान के चलिए आपकी क्लाइंट मशीन है, गूगल ओपन करना है आपको, www.google.com। तो दो तरीके हो सकते हैं, या तो आपके पास गूगल का आईपी एड्रेस हो, या तो आपके पास आईपी एड्रेस है, या आपके पास डोमेन नेम है। डोमेन नेम है या आईपी एड्रेस है, अगर आपके पास आईपी एड्रेस है तो सिंपल आप आईपी एड्रेस टाइप करोगे, और आईपी एड्रेस क्या करेगा, जो आपकी मशीन है वो डायरेक्ट रिक्वेस्ट भेजेगी गूगल के सर्वर को, क्योंकि वो आईपी एड्रेस गूगल का है, ठीक है, तो वो गूगल को डायरेक्ट रिक्वेस्ट भेजेगी, ठीक है, क्योंकि उसको पता चल जाएगा कि आईपी एड्रेस है किसका, गूगल का आईपी एड्रेस है। कैसे पता चलेगा? डीएनएस से। तो वो आईपी एड्रेस गूगल का है, गूगल को रिक्वेस्ट जाएगी, गूगल वहां से रिस्पॉन्स भेजेगा और वो खुल जाएगी। लेकिन जनरली क्या होता है, बेसिकली 99.99% लोग जो होते हैं वो डोमेन नेम प्रेफर करते हैं डालना, वेब सर्वर डालना प्रेफर करते हैं इंस्टीड ऑफ आईपी एड्रेस डालना, ठीक है। आप खुद देखो, अगर आपको कोई वेबसाइट टाइप करनी हो तो youtube.com google.com डालेंगे, उसका आईपी एड्रेस नहीं डालेंगे, ठीक है। अब मैं खुद अगर बात करूं तो अभी इस प्रोफेशन में तो चलो आईपी एड्रेस का काफ़ी यूज़ होता है, मतलब जो इस प्रोफेशन में है वो तो डालते हैं, लेकिन मैं नॉर्मल अगर बात करूं तो लोग नाम डालना पसंद करते हैं, नेम प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो ईजिली रिमेंबरेबल होता है, मतलब वो याद रह जाती है चीज़ें, ठीक है। अगर मैं नंबर की बात करूं तो नंबर्स हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि आप गूगल का आईपी एड्रेस डालें, आज तो आप डाल दोगे, 4 दिन बाद मैं बोलूँगा गूगल खोलो आईपी एड्रेस से, तो आप नोट कर रखा होगा तो खोल लोगे, वैसे नहीं खोल पाओगे, ठीक है। 1 खोल लोगे, 2 खोल लोगे, 10 बट 10 की जब बात आएगी मैं बोलूँगा अमेजोन का डालो, फ्लिपकार्ट का डालो, वो याद नहीं रहेगी चीज़ें। तो नेम प्रेफर करते हैं इसलिए लोग। और google.com www.google.com को आईपी एड्रेस तक लेके जाना, ठीक है, और आईपी एड्रेस से वापस डोमेन पे लेके आना, अपोजिट चल सकता है, वो रिवर्स चल सकता है। तो वो कौन करता है? वो करता है डीएनएस। डीएनएस क्या काम करता है? डोमेन को आईपी में रिजॉल्व करना, और सेम अपोजिट इसका आईपी को डोमेन तक लेके आना, ठीक है। ये काम करता है डोमेन नेम सर्वर। अब वो कैसे करता है हम वो आगे देखते हैं। तो क्या होता है जब आप एक वेबसाइट, वेब सर्वर या डोमेन में बात करूंगा, वेब सर्वर तो चलो ठीक है, डोमेन होता है वो डोमेन नेम। तो डोमेन नेम जब आप टाइप करते हैं तो क्या क्या प्रोसेस फॉलो किए जाते हैं, ठीक है, बैकएंड में, वो हम बात करते हैं। तो सबसे पहले जो आपका सिस्टम है वो google.com www.google.com आपने डाला, तो सबसे पहले वो क्या चेक करेगा? उसका ब्राउज़र कैशे चेक करेगा कि आपने पहले उस ब्राउज़र में वो डोमेन ओपन किया है, वो वेबसाइट ओपन की है या नहीं। अगर की होगी तो वो कैशे में से उठा के उसको डिस्प्ले कर देगा, ओपन कर देगा उसको। सेकंड, अगर वहाँ उसको कैशे में उसकी इंफॉर्मेशन उस डोमेन की नहीं मिलती तो वो चेक करेगा होस्ट फाइल। होस्ट फाइल क्या होती है?
जैसे आप लिनक्स में देखो, लिनक्स के अंदर जैसे हमने बात की थी रूट के अंदर क्या होता है, ईटीसी होता है। ईटीसी के अंदर होस्ट होते हैं। होस्ट के अंदर अगर उसको वो डोमेन मिल जाता है तो वहाँ से डोमेन ओपन करेगा। वैसे ही विंडोज़ में सिस्टम 32, मैक में अपना एक एड्रेस होता है जिसमें आपको होस्ट फाइल मिलती है। वहाँ पे वो चेक करेगा, अगर वहाँ पे उसको इसकी google.com की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है या किसी दूसरे डोमेन की जिसको आप ओपन करना चाहते हैं, तो वहाँ से वो उसको ओपन करेगा। अगर कैशे होस्ट फाइल में भी नहीं मिलती तो लोकल डीएनएस जो है, लोकल नेटवर्क अगर अवेलेबल है, लोकल डीएनएस आपके पास अगर नहीं है, अगर है तो वहाँ से वो चेक करेगा। अगर नहीं है तो फिर वो आता है मेन आरएनएस पे। आरएनएस मतलब रूट नेम सर्वर पे आता है। अब रूट नेम सर्वर क्या होता है? रूट नेम सर्वर आइडेंटिफाई करने का काम करता है टॉप लेवल डोमेन्स को, जिसके लिए आपने रिक्वेस्ट किया है। अब टॉप लेवल डोमेन्स क्या होते हैं? जैसे कि .com, जैसे कि .net, .edu, .in, .org, .ai, .ml, .uk, .us, ये सारे आपके टॉप लेवल डोमेन हैं जो शुरुआत, जो टॉप पे रूट के बाद आते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले अब टॉप लेवल डोमेन की। टॉप लेवल डोमेन क्या होते हैं? बेसिकली एक रूट डोमेन होता है। रूट लेवल पे जैसे लिनक्स के अंदर रूट होता है, वैसे रूट लेवल के बाद कुछ TLD आते हैं, टॉप लेवल डोमेन्स, जैसे कि .com, .edu, .org, .net, .in, .ai, .app, ऐसे कुछ और बहुत सारे डोमेन्स हैं टॉप लेवल में आते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका जैसे सेकंड लेवल डोमेन, जैसे कि आपका गूगल, फेसबुक, अमेजोन, SBI, फ्लिपकार्ट, ऐसे बहुत सारे सेकंड लेवल डोमेन की कैटेगरी में आते हैं। मेन आता है, फिर आता है आपका सब डोमेन www डॉट। मेन आपका जो सेकंड लेवल डोमेन से पहले लगता है वो आपका सब डोमेन है, जैसे कि आपका ftp.google.com, mail.google। जैसे आपने मेल, जब जीमेल खोलते हैं तो देखा होगा आपने mail.google.com लिखा होता है। आप FTP का यूज़ करेंगे, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का, तो ftp.google.com लिखा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब देखो YouTube है तो कई बार हमने देखा होगा m.youtube.com, तो www, आपका FTP, आपका मेल, ये सब आपकी सब डोमेन है। सब डोमेन आप अपने अकॉर्डिंग, मतलब कुछ प्री डिफाइंड होते हैं और कुछ आप बना सकते हो, सब डोमेन भी और सब डोमेन भी। ठीक है, तो जैसे सब, और यहाँ पे जनरली क्या होता है, सबसे पहले आप जब टाइप करते हो किसी डोमेन को, URL को अपने एड्रेस बार में, तो आप शुरुआत करते हो नीचे से, बिल्कुल नीचे से www सब डोमेन, फिर सेकेंड लेवल डोमेन गूगल, www.google, फिर आपका TLD टॉप लेवल डोमेन .com। तो www.google.com ये पूरा डोमेन हो गया, जो कि आप पूरा URL कंप्लीट हुआ, पूरा डोमेन कंप्लीट हुआ जो कि आप टाइप करते हो। ठीक है, अब इसके बाद रूट डोमेन की ज़रूरत नहीं होती आपको टाइप करने की, वो अपने आप ले लेता है। इसके बाद कुछ पोर्ट्स होते हैं जिसकी ज़रूरत होती है, जैसे कि मान के चलो आपने देखा होगा जो google.com है या फिर facebook, youtube.com है, amazon.com है, तो वो क्या है, पोर्ट्स पे काम करता है। जैसे 80443, जैसे http://www.google.com। ठीक है, तो HTTP denotes to hypertext transfer protocol और HTTPS denotes to hypertext transfer protocol secure, जिसमें मतलब SSL लग जाता है, सिक्योर सॉकेट लेयर, वो लग जाता है। मतलब सिक्योर अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो HTTP के लिए आपका होता है 80 पोर्ट। ठीक है, और HTTPS के लिए आपका यूज होता है 443। हम आगे देखेंगे पोर्ट्स के बारे में भी। तो जैसे कि हमने बात करी कि सबसे पहले अगर आप कोई भी वेबसाइट टाइप करते हो, कोई भी डोमेन टाइप करते हो वेब ब्राउज़र में, तो सबसे पहले अगर उसको कैशे में नहीं मिलता तो वो होस्ट फाइल देखेगा, होस्ट फाइल में नहीं मिलता तो वो लोकल DNS, जो लोकल DNS में नहीं मिलेगा तो वो RNS पे जाएगा। RNS क्या करेगा, टॉप लेवल डोमेन्स को चेक करेगा। TLD में काफ़ी सारे, जीमेल, फेसबुक, याहू, यूट्यूब, अमेजोन,
फ्लिपकार्ट, इंस्टा, सैमसंग, एसबीआई और गूगल, जो उसको मिल गया। मिलियंस के अंदर, लाखों में आपको डोमेन्स होगा, डोमेन्स की लिस्ट होगी .com वाली। अगर आप .com एक्सेस करना चाहते हो, ठीक है, तो उसको पता चल जाएगा कि .com आप एक्सेस करना चाहते हो, तो वो .com TLD को ही सर्च करेगा, टॉप लेवल डोमेन को, ठीक है, जो कि एक्सटेंशन भी बोलते हैं जिसको .com .in, ये एक्सटेंशन भी होते हैं, उसी को चेक करेगा, उसी एक्सटेंशन को, उसी एक्सटेंशन की लिस्ट में। तो google.com फिर उसको मिल गया। वो किसकी हेल्प से मिलेगा? नेम सर्वर की हेल्प से मिलेगा, ठीक है। नेम सर्वर वो बताएगा कि आप google.com सर्च कर रहे हो, और google.com का जो मतलब google.com उसको मिल जाएगा, और फिर वो उसको पता चल जाएगा कि आप google.com को ओपन करना चाह रहे हो नेम सर्वर की हेल्प से। मतलब नेम सर्वर बताएगा कि आप google.com ओपन करना चाह रहे हो, ठीक है। अब जब आपने टाइप किया google.com, टाइप करने के बाद उसको नहीं मिला कैशे, लोकल DNS और होस्ट फाइल वगैरह में, फिर RNS पे आया। RNS के बाद उसको नेम सर्वर की हेल्प से आपको पता चला कि आप गूगल या यूट्यूब जो भी आप ओपन करना चाह रहे हो। फिर नेम सर्वर के बाद वो गया SOA, स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी। तो हम SOA की बात करें तो SOA क्या होता है? तो स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी, नेम सर्वर के बाद वो स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी भी आएगा। तो SOA क्या होता है? बेसिकली SOA स्टोर करता है इंफॉर्मेशन आपके डोमेन और जोन के बारे में, हर एक इंफॉर्मेशन, चाहे वो IP एड्रेस हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर का ईमेल एड्रेस हो, या डोमेन रजिस्टर कब हुआ था, लास्ट अपडेट कब हुआ था, मतलब रिन्यूअल कब किया गया था उसका, ठीक, या सर्वर को रिफ्रेश होने में कितना टाइम लगेगा, वो सारी चीज़ें SOA प्रोवाइड करता है। SOA बताता है स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी, ठीक है। मतलब जोन एडिटर वगैरह, मतलब आपका IP एड्रेस हो गया, ये रिकॉर्ड्स वगैरह हो गया, MX रिकॉर्ड हो गया जो ईमेल्स के लिए चाहिए होते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे। पर ये इन्फॉर्मेशन SOA के अंडर आती है, SOA प्रोवाइड करता है SOA। फिर RNS नेम सर्वर के पास आएगा, नेम सर्वर से SOA के पास आएगा, और SOA के पास IP एड्रेस की इंफॉर्मेशन होगी, तो SOA से IP एड्रेस पे जाएगा, google.com का IP एड्रेस मिल जाएगा SOA के थ्रू, और वो IP एड्रेस सीधा पता चल जाएगा google.com का है, और google.com आपका क्लाइंट मशीन पे आपको दिख जाएगा, मतलब डिस्प्ले हो जाएगी वो चीज़ जो आप एक्सेस करना चाह रहे हैं। बट ये इतना आसान नहीं है कि आपने RNS पे गया, नेम सर्वर SOA IP एड्रेस, देन आपका ओपन हो गया। उसके पीछे ओपन होने के बाद, मतलब रिक्वेस्ट तो चली गई, क्लाइंट मशीन से रिक्वेस्ट चली गई कि आप google.com को इस IP एड्रेस के थ्रू एक्सेस करना चाह रहे हो। क्लाइंट मशीन क्या रिएक्ट करती है, मतलब सॉरी, सर्वर मशीन क्या रिएक्ट करती है उसको लेके, वो हम देखेंगे आगे, ठीक है। अब IP एड्रेस मिल गया, क्लाइंट रिक्वेस्ट, क्लाइंट सिस्टम ने रिक्वेस्ट भेज दी। रिक्वेस्ट भेजने के बाद ये आपकी गूगल के सर्वर पे आ गई रिक्वेस्ट। अगर आप google.com ओपन करना चाह रहे हैं, या गूगल से रिलेटेड कोई डोमेन या कोई और डोमेन ओपन करना चाह रहे हैं, तो उसके सर्वर पे रिक्वेस्ट आ गई। अब कुछ सर्वर्स होंगे गूगल के पास, वेब सर्वर्स होंगे, कुछ ऐप सर्वर्स होंगे, कुछ डेटाबेस सर्वर्स होंगे, ठीक है। तो रिक्वेस्ट आई किसके पास? गूगल के पास, गूगल के सर्वर पे। बट वहाँ पे एक लेयर होगी जो कि रिक्वेस्ट को अंदर आने से रोकेगी। क्या होगा वो होगा फायरवॉल। अब फायरवॉल क्या होता है, ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं फायरवॉल क्या होता है, फिर वापस से मैं स्क्रीन पे आऊँगा। अब फायरवॉल क्या होता है, आपको दिख भी रहा होगा, एक नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम है जो कि मॉनिटर करता है, कंट्रोल करता है इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क को, जो आपके सिस्टम के अंदर, सिस्टम के थ्रू भेजा गया, सिस्टम से आने वाला ट्रैफिक और सिस्टम से जाने वाला ट्रैफिक को कंट्रोल करने का काम करता है फायरवॉल, ठीक है। और बेस्ड होता है कुछ प्रीडिटरमाइन, कुछ पहले से डिसाइड किए गए, यहाँ कुछ जो रूल्स, सिक्योरिटी रूल्स, AWS, GCP, माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर, ओरेकल, जिस भी सर्वर पे आप जा रहे हो उसमें कुछ पहले से हमने रूल डाले हुए हैं कि ये रूल्स, पोर्ट्स ओपन है, ये पोर्ट्स क्लोज है, पोर्ट 80 ओपन है, 443 ओपन है, अदर पोर्ट्स क्लोज हैं, तो वो पहले से प्री डिफाइन हम करके चलते हैं, ठीक है। जनरली बड़े सर्वर्स पे प्री डिफाइन पहले से ही होता है कि किस ट्रैफिक को अंदर आने देना है, ठीक है। मतलब फायरवॉल क्या करता है, एक बैरियर बनाता है
ट्रस्टेड नेटवर्क और अनट्रस्टेड नेटवर्क के बीच में, सच एज इंटरनेट। ठीक है, अब देखो, अब फायरवॉल क्या है बेसिकली, जो आपका लोकल एरिया नेटवर्क है। ठीक है, जैसे अगर आप इस पर देख रहे हो, अब ये इमेज आपको दिख रही है, ये एक इन्फेक्टेड सिस्टम है, इसके अंदर पहले से ही फायरवॉल है। ठीक है, फायरवॉल एंटीवायरस अगर आपके सिस्टम में है तो वो उसके अंदर फायरवॉल बिल्ड होता है, बिल्ट इन होता है पहले से ही। तो अब ये आपका सिस्टम इन्फेक्ट हो गया, मतलब फायरवॉल मतलब सॉरी वायरस इसके अंदर आ गया। ठीक है, जिसमें फायरवॉल इनेबल्ड था, किसी रीज़न की वजह से वायरस इसमें एंटर हो गया। ठीक है, या फायरवॉल के पहले एंटर हो गया या बाद में, मतलब किसी तरह से वो एंटर हो गया किसी फाइल के ज़रिए। ठीक है, वो एंटर हो जाता है एक सिस्टम के अंडर में। ठीक है, अब वो एंटर होने के बाद क्या होगा, हो भी सकता है किसी फाइल के अंदर वायरस आ गया। ठीक है, अब फायरवॉल है उसके अंदर लेकिन अलाउ नहीं कर रखा। ठीक है, उसको जो वायरस है उसको हटाने का, उसको पूरा डिलीट करने का परमिशन नहीं दे रखी, तो इसलिए वो वायरस है अभी उस सिस्टम में। फायरवॉल क्या करेगा, फायरवॉल उसको उस सिस्टम से बाहर जाने नहीं देगा। ठीक है, अंदर ही अंदर उसको इंफॉर्मेशन देगा और ख़त्म कर देगा, उसको दूसरे सिस्टम में जाने नहीं देगा। अब नेटवर्क के अंदर मान लो 20 सिस्टम चल रहे हैं, लोकल एरिया नेटवर्क में 20 या 50 सिस्टम है, एक सिस्टम के अंदर ही इसको बिल्कुल डिकम्पोज कर देगा, ख़त्म कर देगा, बिल्कुल दूसरे सिस्टम पे जाने नहीं देगा। और दूसरे सिस्टम पे जाने की कोशिश करेंगे तो फायरवॉल, जो दूसरे सिस्टम का फायरवॉल है, दूसरे सिस्टम का जो एंटीवायरस है वो उसको अंदर आने नहीं देगा। ठीक है, अब टाइप ऑफ फायरवॉल्स की बात करें तो सॉफ्टवेयर फायरवॉल होता है और हार्डवेयर फायरवॉल होता है। सॉफ्टवेयर फायरवॉल क्या होता है बेसिकली, जो आपका सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो आपका पीसी है, ठीक है, उसमें बिल्ट इन होगा। जैसे आपने देखा होगा जब आप कोई भी विंडोज़ का लैपटॉप लेते हैं तो उसमें कुछ एंटीवायरस ऑलरेडी बिल्ट इन होते हैं, ट्रायल बेसिस पे आपको मिलते हैं। ठीक है, पहले मिलते थे, अभी भी मिलते होंगे शायद। ठीक है, जिसके बाद उसको आपको परचेज करना होता है ट्रायल ख़त्म होने के बाद। तो या आप इंस्टॉल कर सकते हैं एक सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, और या कोई प्रोटेक्शन सॉफ्टवेयर है, इंटरनेट सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर है, वो आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में आप इंटरनेट से इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने मतलब सॉफ्टवेयर का मतलब ही यही है कि आपके सिस्टम पे पहले से जो चीज़ है, कोई ऐप या कोई सॉफ्टवेयर है, या आपने उसको इंटरनेट से एंटीवायरस वगैरह को या प्रोटेक्शन सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किया है, जो कि आपको फायरवॉल की तरह काम कर रहा है और आपको वायरस से इसे प्रोटेक्शन दे रहा है। ये जो सॉफ्टवेयर फायरवॉल होता है ये इंस्टॉल होता है इंडिविजुअल कंप्यूटर पे, एक सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है। अगर आपको मल्टीपल सिस्टम्स को प्रोटेक्ट करना है तो हर एक सिस्टम में सॉफ्टवेयर वो इंस्टॉल होना चाहिए, वो वायरस एंटीवायरस इंस्टॉल होना चाहिए। अब दूसरा टाइप है आपका हार्डवेयर फायरवॉल। हार्डवेयर फायरवॉल क्या होता है, एक राउटर की तरह एक मशीन होती है, बेसिकली एक फिजिकल डिवाइस होता है। ठीक है, एक सर्वर की तरह ही जिसमें मल्टीपल केबल्स लगती है। ठीक है, जो कि पूरे नेटवर्क का जो ट्रैफिक है उसको फिल्टर करता है। बेसिकली एक पूरे नेटवर्क में इंस्टॉल किया जाता है। जैसे आप देख भी रहोगे यहाँ पे एक हार्डवेयर फायरवॉल इज अ फिजिकल डिवाइस सिमिलर टू ए सर्वर that filters traffic to a computer instead of plugging the network cable into the server. It is connected to the firewall, positioning the firewall between the uplink and the computer. Basically एक नेटवर्क पे अगर जब आप फायरवॉल को कनेक्ट करेंगे, करने के बाद पूरे नेटवर्क से, मतलब उस नेटवर्क के अंदर जैसे आपका जो राउटर है, ठीक है, उसके थ्रू आप कनेक्ट करते हैं उस फिजिकल डिवाइस को, हार्डवेयर फायरवॉल को, तो उस नेटवर्क से जो भी कनेक्टेड होंगी चीज़ें, ठीक है, उस नेटवर्क के थ्रू आप प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं सारे सिस्टम्स को। ठीक है, तो उस सिस्टम को आप प्रोटेक्शन दे रहे होगे। ठीक है, हार्डवेयर की मतलब एक फिजिकल डिवाइस से मल्टीपल सिस्टम को प्रोटेक्शन दी जा सकती है और इसको आप एक सर्वर की तरह भी यूज़ कर सकते हो। देखो यहाँ लिखा हुआ है हार्डवेयर फायरवॉल्स अलाउ यू टू प्रोटेक्ट योर एंटायर नेटवर्क फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड विद अ सिंगल फिजिकल डिवाइस।
द डिवाइस इज इंस्टॉल बिटवीन योर कंप्यूटर नेटवर्क पे इंस्टॉल होगा एंड द इंटरनेट पे होगा इंस्टॉल ए हार्डवेयर फायरवॉल मॉनिटर पैकेट्स ऑफ डेटा एज दे आर ट्रांसमिटेड। मतलब वो पैकेट्स का जो डेटा है उसको भी वो मॉनिटर करने का काम करता है। जैसे आप इस मशीन में देख रहे हो हार्डवेयर फायरवॉल जो है मशीन में आप देख रहे हो जो हार्डवेयर फायरवॉल है, कैसे फायरवॉल है और कैसे मॉडेम जो आपका राउटर होता है उसके थ्रू आप प्रोटेक्शन दे रहे हो उसको, ठीक है। ट्रैफिक अलाउ कर रहा है, रेस्ट्रिक्टेड को डिलीट कर रहा है, ठीक है। अब वर्किंग ऑफ फायरवॉल की अगर मैं बात करूं तो फायरवॉल क्या होता है, किसके लिए यूज़ किया जाता है, कंट्रोल करने के लिए इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक को, ठीक है, किसी भी डिवाइस या किसी भी नेटवर्क पे, ठीक है। आउटगोइंग ट्रैफिक जो आ रहा है, इनकमिंग ट्रैफिक किसी भी सिस्टम या एक नेटवर्क पे बाहर से आने वाला ट्रैफिक आउटगोइंग ट्रैफिक, और जाने मतलब जो इनकमिंग ट्रैफिक है जो बाहर से आ रहा है और सिस्टम से जाने वाला ट्रैफिक आउटगोइंग ट्रैफिक को कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट भी वही बता रहा है कि विच ट्रैफिक फायरवॉल डिसाइड विच ट्रैफिक कैन कम इन मशीन नेटवर्क एंड विच कैन गो आउट ऑफ इट। कौन सा ट्रैफिक आ सकता है, कौन सा जा सकता है, ठीक है, ये डिसाइड करता है। फायरवॉल कैन बी फाउंड एट एवरी लेवल इन द नेटवर्क। नेटवर्क के हर एक लेवल पे आपको फायरवॉल मिलेगा, कंप्यूटर पे, राउटर पे, सर्वर पे, अदर नेटवर्किंग डिवाइस पे। जैसे हार्डवेयर फायरवॉल की हमने हार्डवेयर फायरवॉल की बात करी जो पूरे नेटवर्क को प्रोटेक्ट करता है अगर एक सिंगल डिवाइस है आपके पास तो। इंस्टॉल करने के बाद फायरवॉल क्या करता है, जो पैकेट्स होता है उसको ट्रांसफ़र करता है दूसरी मशीन में नेटवर्क के थ्रू, ठीक है, और जो कि दूसरी मशीन से आ रहे हैं, मतलब ट्रांसफ़र भी करता है और रिसीव भी करता है। जैसे देखो फायरवॉल कैन ऑल्सो फॉरवर्ड पैकेट्स टू नेक्स्ट मशीन नेटवर्क के या नेटवर्क विच आर कमिंग फ्रॉम अदर मशीन, जो कि रिक्वेस्ट आ रही है दूसरी मशीन से। इफ़ योर मशीन इज वर्किंग एज अ राउटर, अगर आपकी मशीन राउटर की तरह काम कर रही है तो। फायरवॉल कंट्रोल करने का काम करता है किसको, इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक को। बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ पहले से ही फायरवॉल का काम क्या होता है, बेसिकली कुछ डिफ़ॉल्ट रूल्स होते हैं कि फायरवॉल आउटगोइंग ट्रैफिक, ठीक है, जो हमारे सिस्टम से जाने वाला ट्रैफिक है, हमारे सिस्टम से जो रिक्वेस्ट हम भेज रहे हैं किसी वेब साइट को, किसी वेब सर्वर, किसी डोमेन को ओपन करने की रिक्वेस्ट, उसमें फायरवॉल जो है प्रोटेक्ट मतलब बेसिकली ब्लॉक नहीं करता आउटगोइंग ट्रैफिक को, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाता उसमें। जैसे यहाँ लिखा भी हुआ है, नो रेस्ट्रिक्शंस आर देयर ऑन आउटगोइंग ट्रैफिक फ्रॉम योर मशीन बाय डिफॉल्ट। फायरवॉल डज नॉट ब्लॉक आउटगोइंग ट्रैफिक, ऑल आउटगोइंग ट्रैफिक। और हम मैनेज कर सकते हैं प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू आउटगोइंग ट्रैफिक को। मतलब इस इमेज पे आप देख रहे हो कि जो मशीन से, फायरवॉल इनेबल्ड मशीन से जो बाहर जाने वाला ट्रैफिक है उसको अलाउ कर रहा है फायरवॉल, लेकिन अंदर आने वाले ट्रैफिक को अलाउ नहीं कर रहा। फायरवॉल कंट्रोल्स और रिस्ट्रिक्ट ऑल इनकमिंग ट्रैफिक एक्सेप्ट द ट्रैफिक दैट इज कमिंग इन रिस्पॉन्स ऑफ एनी रिक्वेस्ट। अगर आपने कोई रिक्वेस्ट भेजी, अगर आपने कोई डोमेन ओपन करने की रिक्वेस्ट भेजी google.com की, उसके रिस्पॉन्स में कोई चीज़ आ रही है, इनकमिंग मतलब ट्रैफिक है वो, उसके रिस्पॉन्स में, तो उसको वो अलाउ करेगा, बाकी सबको ब्लॉक कर देगा, अलाउ नहीं करेगा। मतलब जैसे आप देखो google.com आपने ओपन किया तो यहाँ देखो सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, सोर्स आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, सोर्स मैक एड्रेस और रिक्वेस्ट टाइप, ये सारी चीज़ें रिक्वेस्ट भेजने पे जाएंगी। और मतलब जाएंगी कहाँ से, अपने क्लाइंट सर्वर से जाएंगी, क्लाइंट मशीन से, ठीक है, इंटरनेट के थ्रू, फायरवॉल के थ्रू होते हुए, मतलब इंटरनेट से होते हुए ये सर्वर पे जाएगी। अब सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, सोर्स आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस और रिस्पॉन्स टाइप। अब देखो जो जो रिक्वेस्ट है वो सारी चेंज हो जाएगी रिस्पॉन्स में। देखो यहाँ पे क्या है, पर्सनल कंप्यूटर और ये सर्वर कंप्यूटर, मतलब रिक्वेस्ट भेजी गई
आपकी क्लाइंट सिस्टम से सर्वर पे, ठीक है। तो वो रिक्वेस्ट गई और यहाँ से वो रिक्वेस्ट जाएगी इंटरनेट के थ्रू होते हुए, वो आपकी सर्वर के पास चली जाएगी और सर्वर रिस्पॉन्स बैक करेगा, उसका रिस्पॉन्स देगा और वापस से आपके सिस्टम पे वो जो भी आप ओपन करना चाह रहे हो, जो सर्विस अवेल करना चाह रहे हो, वो आपके सिस्टम पे ओपन हो जाएगी। अब उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, देखो सोर्स पोर्ट जो मैंने आपको बताया था, पोर्ट जो होगा 8443, डेस्टिनेशन पोर्ट मतलब सोर्स पोर्ट क्या है, डेस्टिनेशन मतलब पोर्ट्स होंगे कि कहाँ से वो रिक्वेस्ट आई है, कहाँ पे जानी है, सोर्स आईपी एड्रेस क्या है, डेस्टिनेशन मतलब क्लाइंट का आईपी एड्रेस क्या है, जिसके पास पहुँचना है जो सर्वर है उसका आईपी एड्रेस क्या है, उसका डेस्टिनेशन जहाँ पे पहुँचना है google.com का जो सर्वर है उसका मैक एड्रेस क्या है, रिस्पॉन्स टाइम क्या है, वो सारी चीज़ें इसमें देखी जाएगी, ठीक है। तो अगर हम बात करें पोर्ट्स की, पोर्ट्स इंफॉर्मेशन इन फायरवॉल, बेसिकली पोर्ट या पोर्ट्स होते क्या है, ठीक है। तो जो एक पोर्ट होता है, एक पोर्ट का जो साइज़ होता है वो 16 बिट्स का होता है, 16 बिट्स का, और ईच बिट की जो वैल्यू होती है वो 0 से 1 होती है। आपने बाइनरी नंबर्स सुना होगा, जिसकी वैल्यू 0 होगी या 1 होगी, इन दोनों में से एक ही वैल्यू होगी, या 0 या 1, ठीक है। ये दो में नंबर में से ही वैल्यू होगी, इसके अलावा वैल्यू नहीं होती, ठीक है। तो टोटल साइज जो बिट का होता है वो क्या होता है, 2 की पावर 16, ठीक है, जो कि रहेगा आपका 65536, जो कि रेंज करेगा 16 0 की पावर से लेके 16 1 की पावर तक। ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, बेसिकली कि किस सर्विस को अवेल करने के लिए किस पोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है और कौन कौन से पोर्ट किस रेंज में अवेलेबल होते हैं, मतलब कहाँ से लेके कहाँ तक के पोर्ट का हम यूज़ कर सकते हैं, वो जानने के लिए ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो बाइनरी अगर हम कैलकुलेशन करें इसकी 16 0 की, तो उसकी वैल्यू 0, 16 1 की अगर हम देखें तो उसकी वैल्यू 65535, तो एक रेंज होगी 0 से लेके 65535 तक डेसिमल नंबर्स में जो कि पोर्ट्स रहते हैं, जो कि रेंज हो गई है। और कुछ वेल नोन पोर्ट्स होते हैं जो कि पहले से ही रिजर्व्ड होते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, जिसकी रेंज होती है 0 से लेके 1023 से 1024 तक, ठीक है। जैसे कि आप देखो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल FTP के लिए यूज़ किया जाता है, पोर्ट नंबर 2021। SSH सिक्योर शेल जिसका हम यूज़ करते हैं AWS या किसी भी क्लाउड को कनेक्ट करने के लिए, पोर्ट नंबर 22 कनेक्ट किया जाता है, अगर पोर्ट मतलब यूज़ किया जाता है। अगर 22 नंबर पोर्ट ब्लॉक हो तो SSH का एक्सेस आप मतलब SSH की तरफ कनेक्ट कर ही नहीं पाएंगे। टेलनेट 23, SMTP 25, DNS डोमेन नेम सर्वर 53, DHCP 67 68, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल 80, POP3 जो मेल्स वगैरह में यूज़ होगा 110, HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर 443। और इसके बाद जो 1024 के बाद जो पोर्ट्स हैं 65535 तक 65,535 तक, वो अनरिजर्व्ड पोर्ट्स होते हैं जो कि किसी न किसी सर्विस के लिए यूज़ किए जाते हैं, मैनुअली डिफाइन कर सकते हैं आप। 2083, 2085, 2087, ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। 2087 जो यूज़ होता है आपका WHM के लिए, ठीक है। WHM क्या होता है ये आप गूगल कर सकते हैं। cPanel WHM मैनेजमेंट पैनल होता है जिसको आप मैनेज किसी भी होस्टिंग में, आपने cPanel का नाम तो सुना ही होगा, cPanel का, तो उसके साथ WHM मिलता है, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली अगर हम अभी बात करें तो जैसे कि हमने देखा google.com डाला आपने, उसके बाद रिक्वेस्ट गई कैशे में नहीं मिला, होस्ट फाइल में नहीं मिला, लोकल DNS में नहीं मिला, RNS के पास आई, नेम सर्वर के पास आई, SOA के पास आई, IP एड्रेस मिला, देन आपका पेज जो है ओपन हो गया, ठीक है। ओपन होने के बाद आपका वो रिक्वेस्ट गई आपकी डायरेक्ट सर्वर के पास,
ठीक है। तो क्या ये स्क्रीन का मतलब बेसिकली बताने का इतना ही है कि जो रिक्वेस्ट जा रही है, जो पोर्ट जा रही है, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, विल अलाउ द ट्रैफिक कमिंग फ्रॉम पोर्ट 443 सो डैट वी कैन एक्सेस द गूगल वेब सर्वर। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर HTTPS के थ्रू https://google.com या http://google.com या youtube.com आप ओपन कर रहे हो तो 443 पोर्ट नंबर जो कि HTTPS को डिनोट करता है और 80 HTTP को डिनोट करता है, उसके साथ अगर आप वेबसाइट को ओपन करने की कोशिश करेंगे तो उसका मतलब है कि वो ऑलरेडी अलाउ किया हुआ है गूगल ने। मतलब गूगल क्या है बेसिकली वेब्स, वो अपने क्लाइंट्स को सर्विस देने के लिए बना हुआ है। तो अगर वो पोर्ट नंबर ओपन ही नहीं करेगा तो वो सर्विस कैसे दे पाएंगे। क्लाइंट के सिस्टम से रिक्वेस्ट आ रही है, गूगल को पता है कि ये पोर्ट ओपन रखना है, तभी वो रिक्वेस्ट को रिजॉल्व कर पाएगा, उसका रिस्पॉन्स भेज पाएगा, वो क्लाइंट्स को रिक्वेस्ट दे पाएगा। तो इसलिए पोर्ट नंबर 443 के थ्रू जाएंगे तो वो ओपन रहेगा, ठीक है, जिसके थ्रू आप क्लाइंट जो रिक्वेस्ट भेजेंगे और रिस्पॉन्स में आपको वो सर्विस अवेल कर पाएंगे। अब रिक्वेस्ट पहुंच गई गूगल के पास, तो अब गूगल क्या करेगा बेसिकली, अब उसका जो डेटा सेंटर है, जो बेसिकली सर्वर है, वहाँ पे वेब सर्वर है, ऐप सर्वर है, डेटाबेस सर्वर है, मल्टीपल सिस्टम्स है, मल्टीपल सर्वर्स रखे हुए हैं। तो वो जो रिक्वेस्ट आई है, अब ये जो आपको दिख रहा है HTTP 192.168.2.0.1, ये अलग अलग जो आप देखो सर्वर है, ये सर्वर्स में जो रिक्वेस्ट आपको किस नोड से मिलनी है, किस सर्वर से मिलनी है, वो कैसे पता चलेगा। अब जो IP एड्रेस जो है आपका, ये जो IP एड्रेस है, ये IP एड्रेस वर्चुअल भी हो सकता है, इनवैलिड भी हो सकता है। मतलब जो IP एड्रेस जो क्लाइंट रिक्वेस्ट भेज रहा है, ठीक है, और सर्वर उसको रिसीव कर रहा है और रिस्पॉन्स पैक कर रहा है, तो मान के चलो वो IP एड्रेस चेंज हो जाता है या वो वैलिड नहीं रहता, तो उस केस में तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो IP एड्रेस मिला है, वो IP एड्रेस से जो रिक्वेस्ट जा रही है, वो रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स कौन सा सर्वर भेजेगा वापस क्लाइंट के पास, ताकि क्लाइंट के सिस्टम में वो चीज़ ओपन हो पाए। तो इसके लिए जैसे मान लो नोड 1, ये अलग अलग नोड्स है, मान लो नोड 1 है, नोड 2, नोड 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ऐसे मल्टीपल नोड्स होंगे, ठीक है। तो नोड्स के अंदर मान लो नोड 1 का एड्रेस ये है, नोड 2 का एड्रेस ये है, नोड 3 का एड्रेस ये है। तो जनरली आप देखो, ऐसा तो है नहीं कि आप गूगल ये एड्रेस तो देगा नहीं कि google.com पोर्ट नंबर 80 फिर :80 लगा देगा या :443 लगा देगा, ऐसा तो गूगल करता नहीं है ना। आप क्या करते हो, सिंपल google.com www.google.com टाइप करते हो, उस आगे HTTP या HTTPS लगा लेते हो, या नहीं भी लगाते तो वो ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट कर देता है उसको HTTPS पे, जो पोर्ट अलाउ कर रखा होता है गूगल ने कि ट्रैफिक इससे आ सकता है, ठीक है। तो गूगल क्या करता है, ऐसे ऑप्शन तो यूज़ करेगा नहीं, ये तो गलत तरीका हो गया। अब google.com किसी ने टाइप किया तो वो google.com के पास जो IP एड्रेस मिला नेम सर्वर और नेम सर्वर के बाद, मतलब जो नेम सर्वर के बाद जो IP एड्रेस SOA ने दिया उसको, वो IP एड्रेस से जो रिक्वेस्ट गई सर्वर पे, उस सर्वर की रिक्वेस्ट कौन रिजॉल्व करेगा, इनमें से कौन सा सर्वर रिजॉल्व करेगा, कौन सा नोड रिजॉल्व करेगा, इस पॉइंट पे पिक्चर में आता है आपका लोड बैलेंसर, ठीक है। अब लोड बैलेंसर क्या करता है बेसिकली, जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्लाइंट के सिस्टम से भेजी गई रिक्वेस्ट को जब सर्वर के पास वो जाती है तो वो सबसे पहले रिक्वेस्ट आती है लोड बैलेंस, मतलब फायरवॉल से होते हुए। पहले तो वो अगर पोर्ट अलाउ ही है, अगर नहीं है तो वो एंटर ही नहीं हो पाएगा, खुलेगा ही नहीं। पोर्ट अलाउ है तो वो जाएगी रिक्वेस्ट लोड बैलेंसर के पास। लोड बैलेंसर डिसाइड करेगा कि वो जो रिक्वेस्ट है वो किस नोड को भेजनी है, जिससे कि वो हम क्लाइंट को रिस्पॉन्स भेज पाए और वो क्लाइंट सर्विस अवेल कर पाए, ठीक है। तो इसके लिए कुछ अप्रोचेज़ हैं जो कि यूज़ की जाती हैं। जैसे फेमस अप्रोच जैसे राउंड रॉबिन अप्रोच, लीस्ट कनेक्शन, लीस्ट टाइम, हैश, IP हैश। तो राउंड रॉबिन अप्रोच का ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। तो उसमें क्या होता है, पहले क्लाइंट ने कोई सर्विस भेजी, पहले क्लाइंट की तरफ से सर्विस आई, मतलब पहले क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी, भेजने के बाद पहला जो नोड है, ये जो पहला नोड है, ये पहला नोड, इसके पास गई रिक्वेस्ट, लोड बैलेंसर के पास आई। आपको दोबारा बताता हूँ, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी, रिक्वेस्ट आई लोड फायरवॉल से होते हुए लोड बैलेंसर के पास, लोड बैलेंसर
ने राउंड रोबिन अप्रोच का यूज़ करते हुए वो रिक्वेस्ट भेज दी नोड 1 के पास। दूसरे के क्लाइंट से रिक्वेस्ट आई, लोड बैलेंसर ने भेज दी सेकंड नोड के पास। तीसरे से आई, लोड बैलेंसर ने भेज दी थर्ड नोड के पास। फिर फोर्थ नोड के पास भेजेगा। फिर जितने भी नोड होंगे इस पर भेजता रहेगा। जैसे ही नोड खत्म होंगे तो वापस से वो शुरुआत कर देगा नोड 1 से। तो लोड बैलेंसर ये काम करेगा, रिक्वेस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करेगा अप्रोच के अकॉर्डिंग नोड्स के अंदर। देखो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकमिंग ट्रैफिक टू मल्टीपल सर्वर्स नोड्स। अब जितना भी हमने काम आज इस क्लास में देखा है, बेसिकली इस सेशन में देखा है, तो उसको एक फटाफट देख लेते हैं क्या क्या हमने देखा। तो जब आप वेबसाइट को या डोमेन को टाइप करते हैं गूगल पे, यूआरएल में यूआरएल डालते हैं। यूआरएल डालने के बाद वो रिक्वेस्ट जाती है कैशे में। कैशे में नहीं मिलता तो जाती है आपकी होस्ट फाइल में। होस्ट फाइल में नहीं मिलता तो आपकी लोकल डीएनएस पे। लोकल डीएनएस पे नहीं मिलता तो आरएनएस के पास। आरएनएस क्या करता है, उसको नेम सर्वर पे भेज देता है। स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी से आईपी एड्रेस मिलता है। आईपी एड्रेस वापस जाता है आपके क्लाइंट मशीन के पास, क्योंकि आईपी एड्रेस नेम सर्वर बताता है कि किसको डिनोट करता है। google.com का है तो google.com का आईपी एड्रेस पता चल जाता है कि ये google.com का है, तो google.com ओपन हो जाता है आपके सिस्टम पे। और उसको ओपन करने के लिए फायरवॉल और बीच में लोड बैलेंसर का रोल आता है, जो कि डिसाइड करता है कि ये सर्विस किस नोड के थ्रू आपको दी जानी है। ठीक है, और उसके बाद आपको जब रिक्वेस्ट पहुंच जाती है गूगल के पास, किस नोड से सर्विस दी जानी है वो पता चल जाता है। रिस्पॉन्स बैक करता है गूगल। ठीक है, उसका जो डेटा सेंटर है, जो सर्वर है, वो रिस्पॉन्स बैक करेगा। और बैक करने के बाद आपकी स्क्रीन पे आपको google.com, youtube.com, amazon.com दिख जाएगा जो आप ओपन करना चाह रहे हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं इसको एक बार आप देख लीजिएगा ध्यान से। ठीक है, और आपने देखा होगा 23 पेजेस की ये आपकी पूरी जो फाइल है, जो प्रेजेंटेशन है हमने बनाई है, तो काफ़ी टाइम लगा है इसको बनाने में। तो देखिए आप बेसिकली तो आपने देखा होगा कि जब आप google.com डालेंगे, डालने के बाद बैकेट में कितनी सारी चीज़ें चली हैं, जिसके बाद विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ मिली सेकेंड्स आपको वो चीज़ मिल गई। लेकिन बैकेट में कितनी सारी चीज़ें चली, ऐसे ही आपको लग रहा है कि मैंने ये सारी चीज़ें करके आपको बता दिया, प्रेजेंटेशन बनाई, आपको रिकॉर्ड करा, वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद फिर उसको एडिट किया, काफ़ी सारी चीज़ें की, फिर जाके यूट्यूब पे जाके उसको अपलोड किया, उसका टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स वगैरह सेट किए, थंबनेल सेट किया, फिर उसका प्रीव्यू सेट किया, टाइम स्टैम्प सेट किए कि कब लॉन्च करनी है इसको, वो सेट किया। सेट करने के बाद उसको शेयर किया। बहुत सारी चीज़ें करने के बाद वो वीडियो आप तक पहुंचती है। तो एक वीडियो को आप अगर एक लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा इस चैनल को, मोटिवेशन मिलेगा नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे TCP/IP मॉडल। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।